हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। भौतिक राशि कह रहा है, भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या है। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कह रहा है द्रव्य उस पदार्थ को कहते हैं, मतलब द्रव्य पूछेगा दोस्तों क्या है, तो उस पदार्थ को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव की जा सकती है। ठीक है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो ये किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है द्रव्यमान कहलाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जो है यह सदैव नियत रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर भार, भार क्या है, तो भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, भार कहलाती है। ठीक है, वेट बराबर जो होता है एम जी होता है, जहाँ एम बराबर द्रव्यमान होता है और जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, टॉपिक है। नेक्स्ट है, इस त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। भार का मान परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक राशियाँ। तो देखिए दोस्तों, भौतिक राशियाँ जो है दो प्रकार की होती है। एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। कौन होता है, एक सदिश राशि होता है। चलिए, भौतिक राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, तो वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि क्या है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ये सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, ये सदिश राशि हो गया। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्थापन ये जो है और वेग, बल, त्वरण जो है ये सभी के सभी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, कह निम्न में से एक कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो इनमें से जो है ऊर्जा जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ये त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा सभी के सभी जो है अदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है मात्रक। तो मात्रक क्या है देखते हैं। कह रहा है किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं, ये मात्रक है। ठीक है, मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का, एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो मूल मात्रक क्या होता है, तो कह रहा है वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, ये है जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, ये मात्रक है। ठीक है, चलिए द्रव्यमान को हम एम से व्यक्त करते हैं, केजी से। ठीक है, दूरी को है एम से मीटर और समय को है सेकेंड से। ठीक है, व्यक्त करते हैं। चलिए दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं, आयतन को मीटर क्यूब में और चाल को मीटर पर सेकेंड में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए मात्रकों की पद्धतियाँ दिया गया है, ठीक है। तो एम के इस पद्धति में दूरी को एम से, द्रव्यमान को केजी से और समय को सेकेंड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे है सीजीएस पद्धति। क्या है सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकेंड से व्यक्त करते हैं। यह पद्धति फ्रांस में प्रचलित थी, ठीक है। सीजीएस पद्धति जो था ये फ्रांस फ्रांस में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एफपीएस पद्धति दोस्तों। एफपीएस इसमें दूरी को फीट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकेंड से मापते हैं, ठीक है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आज़ादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी, ठीक है। चलिए एक एफटी यानी फीट में होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 kg बराबर जो होता है 2.2 LBS के बराबर होता है। उस समय ये व्यक्त किया जाता था, ठीक है। एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या है? तो ये 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया था। यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित हैं, ठीक है। ये 7 मूल मात्रक में से द्रव्यमान है जिसको किलोग्राम मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है। समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, ठीक है। विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसको चेंज करने का जो ये है, देख सकते हैं दूरी के मात्रक। देखिए दोस्तों, तो खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य जो है औसत दूरी को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.4 गुने 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जामों में जो है दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पार्शिक क्या है? सबसे पहले ये समझेंगे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है ये पार्शिक होता है, ठीक है। एक पार्शिक बराबर होता है दोस्तों 3.08 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है 1 पार्सेक, ठीक है। इसका प्रयोग जो है खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मोशन क्या है? चलिए, तो ये किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। गति क्या है? मोशंस। तो किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है, ठीक है, यानी मोशंस कहलाता है। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अथवा अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है, ठीक है। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे गति के प्रकार में। गति के प्रकार देखिए, पहला है सरल रेखीय गति। ये वाहनों का रोड पर चलना, ठीक है, वृत्ताकार चलना, ये सरल रेखीय गति है, ठीक है। एग्जाम्पल है। दूसरा है वृत्ताकार या वर्तुल गति। तो इसमें वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता है, ठीक है।
दोलनी गति, तो दोलनी गति जो पेंडुलम में होता है दोस्तों, घड़ी उड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट है चाल। चाल क्या है? तो एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये होता है चाल। इसका फार्मूला है v बराबर एस टी, ठीक है। v वेग है, एस और स्पीड है, चाल टी टाइम है, समय है, ठीक है। नेक्स्ट है विस्थापन क्या है? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सरल रेखीय के मध्य बिंदु की मध्य सरल रेखीय जो है विस्थापन है, ठीक है दोस्तों। विस्थापन जो होता है दोस्तों, शॉर्टकट जो है, रास्ता है, तरीका है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ यहाँ से इस बिंदु से यहाँ जाना हो, ठीक है, तो हम इस तरह इस रास्ते से जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। और विस्थापन शॉर्टकट तरीका खोजते हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना चाहती है, ठीक है। तो यही जो है यहाँ से और यहाँ शॉर्टकट दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, ठीक है। इस आकृति के अनुसार जो है तय की गई दूरी 60 सेंटीमीटर है, परंतु विस्थापन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तय की गई दूरी 4 ये मिलाकर और 3 ये मिलाकर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका विस्थापन ये कहता है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चलाओ, यानी 5 सेंटीमीटर ही इसका होगा, ठीक है, विस्थापन। वेग क्या है? ठीक है, तो ये कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए चाल एवं वेग में अंतर यहाँ देखना है, तो चाल में क्या अंतर है और वेग में क्या अंतर है देखेंगे। चलिए कह रहा है चाल, तो चाल यह एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। चाल में है ये सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है, और इसमें वेग में जो है इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है, ठीक है, वेग में यही अंतर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण के बारे में समझेंगे। ये कह रहा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों, एक्सीलरेशन, ठीक। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण यानी प्लस भी होगा, तब वेग में कमी हो रही है तो यह ऋणात्मक होगा। प्लस मतलब धनात्मक और कमी होगा तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, ठीक है, रिट्रैक्शन कहते हैं, मंदन कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी ज़बरदस्त क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जो है ये एक सदिश राशि भी है त्वरण, ठीक है, पीछे का क्वेश्चन था। चलिए एक समान त्वरण गति क्या होता है? तो एक समान गति त्वरण जो है, एक समान त्वरण गति को आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या 3 समीकरण से के माध्यम से किया जाता है या से किया जाता है। चलिए तो एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में 3 फार्मूला द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला है v बराबर जो होता है यू टी प्लस ए टी, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, VVI है, ये सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों u जो हो गया प्रारंभिक वेग होता है, v जो हो गया अंतिम वेग होता है, और s जो हो गया t यानी समय t समय में तय की गई दूरी होता है, स्पीड होता है, सॉरी दूरी होता है, ठीक है। a जो हो गया त्वरण होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक समान गति का तात्पर्य है
कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। एक समान गति का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है एक, जैसे कि मान लिया जाता है यहाँ पे एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है, ठीक है, और रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, यानी शुरू करती है, स्टार्ट करती है, और 10 मिनट बाद उसका वेग जो होता है 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण जो है ज्ञात करना है। तो कह रहा है इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे चलिए कह रहा है प्रश्नानुसार जो है u बराबर जो होगा, कह रहा था यहाँ पीछे बताए हैं कि प्रारंभिक पे, तो यहाँ 0 मान लिया गया है, ठीक है। t जो है दिया गया है 10 मिनट, यानी इसको हम कह सकते हैं 600 सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है। v जो हो गया 72 किलोमीटर पर आवर जो हो गया, तो इक्वल जो हो जाएगा 72 गुने इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसीलिए जो हो जाएगा ये यहाँ पे v बराबर जो हो जाएगा, चूँकि v बराबर ut प्लस 80 बराबर 20 बराबर जो हो जाएगा 0 प्लस a 6 हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर, नेक्स्ट चलिए यहाँ पर है v स्क्वायर बराबर बताया गया था पीछे कि यू स्क्वायर प्लस ए एस होता है। तो बी यहाँ पर भी जो हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस यू यू की जगह 0 है, 0 मान लिया गया है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 2 इंटू एक्सीलरेशन वो 1/30 है, यहाँ यह समय है सेकेंड, ठीक है। चलो तो एस बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा 6000 मीटर हो जाएगा, यानी जो होता है दूरी, और 6000 को हम बदलेंगे मीटर को किलोमीटर में, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अतः रेलगाड़ी का त्वरण जो होता है 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इस वेग तक पहुँचने में तय की गई दूरी 6 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग यू मीटर पर सेकेंड है। यह वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो 5 सेकेंड पश्चात यानी बाद वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है कि u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड है, समय जो है 5 सेकेंड है, और v बराबर ut प्लस u प्लस 80 होता है। तो यहाँ पर u प्लस 2 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तथा आगे है v बराबर जो होता है u प्लस ए एस हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर भी 14 है, ठीक है। यहाँ यू स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2s हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो s बराबर आ जाएगा यहाँ पे 180/4 यानी 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है गति के नियम के बारे में समझेंगे। गति के नियम में क्या क्या कहता है, तो पहला फर्स्ट न्यूटन के गति का नियम, ठीक है, गति के नियम में चलेंगे। तो गति का पहला नियम क्या कहता है, तो कह रहा है कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है, ठीक है, तो वह उसी अवस्था में रहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई वस्तु चल रहा है तो चलते ही रहना चाहती है, कोई वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कोई उस पर जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे तब तक उसी अवस्था में रहना चाहती है। अर्थात प्रत्येक
वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहना चाहती है। क्या रहना चाहती है? प्रत्येक वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहना चाहती है। नेक्स्ट है, वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक आराम की अवस्था का जड़त्व, ठीक है, यानी कि गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति जो है पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। ठीक है। तो पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, ये सब जो है जड़त्व का नियम है। ठीक है, पहला नियम है। दूसरा जो है, दूसरा समझेंगे जड़त्व का, गति की अवस्था का जड़त्व। ठीक है, गति की अवस्था का जड़त्व, लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुका हुआ महसूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसे जो है गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम का। ठीक है। नेक्स्ट है, गति के पहले नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। गति के पहले नियम से किसको परिभाषित किया जाता है? बल के परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही प्रभावी होता है। एग्जाम्पल, रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? गति के पहले नियम के संबंध में बताना है। तो पहला कह रहा है इसके द्वारा बल की मात्रा का पता चलता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है इसके द्वारा बल की परिभाषा का प्रदान किया जाता है। तीसरा कह रहा है जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चौथा कह रहा है इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों कह रहा है इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो हमें तो ये कथन सत्य लग रहा है। ये कह रहा है इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है इसके द्वारा। ठीक है, गति के पहले के नियम से है। किसका परिभाषा मिलता है? बल की परिभाषा मिलता है, अभी पीछे बताया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, गति का द्वितीय नियम। ये क्या कहता है? कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, और यह संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। नेक्स्ट है, इसे संवेग आवेग का भी नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, यह नियम हमें बल का सूत्र भी प्रदान करता है। ठीक है, संवेग क्या है? तो ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। संवेग जो है सदिश राशि है जिसे p द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, p बराबर होता है m भी। ठीक है। नेक्स्ट है आवेग। आवेग क्या है? तो आवेग जो है किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक, आवेग एक सदिश राशि है। आवेग क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान ही होता है। आवेग को जे द्वारा दर्शाया जाता है। जे बराबर जो होता है दोस्तों ft होता है। क्या होता है? ft होता है। नेक्स्ट है, आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर है। F बराबर जो होता है d इंटू एम भी बटा डी टी होता है। यहाँ F बराबर एम ए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? तो दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ होता है हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बटा एम होता है। ठीक है, यहाँ पर एम वी स्क्वायर बटा 2m होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है पी स्क्वायर बटा 2m होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कारण निम्न में कौन से कथन असत्य है, मतलब गलती है? तो यहाँ पर चलें देखते हैं।
पहला कह रहा है गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा है गति का दूसरा नियम बल की मात्रा का प्रदान करता है। तीसरा है आवेग की मात्रा वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होती है। चौथा है संवेग एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे ये असत्य है, गलती है, बाकी ये तीनों जो है सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गति के दूसरे नियम के उदाहरण। ठीक है, तो गति के दूसरे नियम का उदाहरण समझेंगे। कर कैच लपकते समय खिलाड़ी जो द्वारा हाथों को पीछे की ओर खींचना, ये गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, गति का दूसरा नियम है, यानी कैच लपकते समय, यानी कैच पकड़ते समय जो खिलाड़ी जो है अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, दूसरा है खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने से अधिक चोट लगती है। ठीक है, ये गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम क्या कहता है? यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो गति का तृतीय नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए करें क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। रॉकेट का प्रक्षेपण, गोली या बंदूक, जैसे बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, ये तृतीय नियम है। ठीक है, तैराक द्वारा पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना, ये सब जो है तृतीय उदाहरण है गति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बल, यहाँ पे कह रहा है बल क्या है? तो बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गति या आराग की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। नेक्स्ट है यह सदिश राशि है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। 3 शर्तें क्या है समझेंगे। यहाँ पे बल का परिमाण होता है, दूसरा है बल के कार्य के लिए दिशा होना चाहिए, तीसरा है वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए बल के मात्रक के बारे में समझेंगे। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन, इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन, एफपीएस का मात्रक होता है पाउंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक में 4 मूल बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है? तो ब्रह्मांड में दो वस्तु के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल वस्तु के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, यानी दो वस्तुओं के मध्य दूरी पर निर्भर करता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल है। ठीक है, यहाँ इसका सूत्र दिया गया है आपके सामने, यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है। ठीक है, ये समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है इस बल के माध्यम से विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जाती है। ठीक है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे कि प्लायन वेग क्या है। प्लायन वेग तो वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को पार कर जाती है। ठीक है, प्लायन वेग कहलाता है। पृथ्वी पर प्लायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा
का प्लाइन वेग जो होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा दुर्बल नाभिकीय बल क्या है। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा और बीटा कणों के मध्य लगने वाला बल है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप उतना देर समय दे नहीं पाएंगे। चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।